बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे से प्लान कीजिए, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारे। मौसम अच्छा तब्दील हो रहा है और लाहौरियों के लिए तो एक इवेंट जिलानी पार्क में बहुत ज़बरदस्त मेला लगा है। अपने बच्चों के साथ जाएँ और इस मेले से खूब इंजॉय करें। आगे चल के हम आपको कुछ डिटेल्स भी बताएंगे, इसके साथ साथ कुछ शहर की खबरें। आज के मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं शो का। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर अमानत रसूल साहब हमारे साथ हैं। आज का पैगाम क्या है, आप तक पहुंचाएंगे। रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकम्मल बीमार पुरसी यानी अयादत ये होती है कि आप मरीज़ की पेशानी पर हाथ रखें या उसके हाथ पर हाथ रख कर आप उससे पूछें कि आप कैसे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो बीमार पुरसी यानी अयादत इसके बारे में बता दिया कि ये बेहतरीन तरीके से कैसे हो सकती है। इंसान का जाना भी, दूसरे से हाल अहवाल पूछना, बीमार की इयादत करना, ये बज़ाते ख़ुद बड़ा अच्छा अमल है और ये एक मोहब्बत का इजहार भी है। लेकिन जब आप किसी मरीज़ के पास जाते हैं और उसकी पेशानी पर आप हाथ रखते हैं तो और आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो ये दर हकीकत आपकी मोहब्बत का इजहार है। और इसी तरह उसके हाथ पर हाथ रख कर आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, यकीन कीजिए कि उसकी आधी बीमारी और तकलीफ़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि मरीज़ बीमार हमेशा हमदर्दी चाहता है, मोहब्बत चाहता है। जब उसे आपकी तरफ से हमदर्दी और चाहत और खैरख्वाही मिलती है तो उसकी आधी बीमारी वैसे ख़त्म हो जाती है, यानी वो अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। यानी इस हदीस का अगर हम जायज़ा लें और इस पर गौर व फिक्र करें तो हमें ये मालूम होता है कि एक नफ्सियाती पहलू भी होता है इंसान की शख्सियत का। यानी वो बीमार, वो मरीज़ के जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, किसी हद तक मायूस भी है, नाउमीद भी है, दुखी भी है, गमगीन भी है। चूँकि वो बीमार है, आप उसके पास जाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसके पेशानी पे हाथ रखते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसको इससे कितनी राहत और कितनी ठंडक और कितना सुकून उसको मिलता होगा। तो इसलिए बीमार की इयादत कीजिए, बीमार पुरसी कीजिए और जाइए, पूछिए और इसी मोहब्बत के साथ उसका हाल पूछिए। तो आप देखिए कि जहाँ वो आपसे खुश होगा मरीज़, तो अल्लाह और उसका रसूल आपसे कितना खुश होगा। और इसका इजहार तो फिर आखिरत में होगा कि जब अल्लाह आपसे कहेगा कि मेरे बंदे की तुमने इयादत की, उसका हाल पूछा, तो मैंने उसी खुशी में आज मैं तुम्हें यह इनाम या ये इकराम और ये अजर और सवाब तुम्हें देता हूँ। ये था जी आज का पैगाम। और इसके बाद आ जाए जी आज की खबरों पर। पहली खबर, रूडा का दरियाए रावी की बहाली के लिए जामिया प्लान तैयार। 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने का फैसला किया गया है। और लेक सिटी में रंगारंग फेस्टिवल का इनेकाद सुल्तान गोहर एजाज ने इफ्तिताह किया। दोबारा हल्काबंदी से इंतखाबात में ताखीर, वजीर बल्दियात की इलेक्शन कमीशन तलबी। और खबरदार होशियार, शुगर मिल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। अच्छा जी, खबरें आपके साथ शेयर कर दी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रामे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मुझे तो परेशानी ये जो एंड वाली खबर है, मुझे लग रहा है कि मुझे ये सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए। एक बार फिर से अगर चीनी बहरान हो गया तो लोग क्या करेंगे, खैर बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी अहम खबर है जी, 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने का फैसला किया गया है। रूडा का दरियाए रावी की बहाली के लिए जामिया प्लान तैयार।
कल हमने बड़े डिटेल्ड फीचर, हमारे गेस्ट भी आए थे और आपसे डिस्कस कर लिए थे कि ये कितना ज़बरदस्त मंसूबा है। अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, एक नया शहर आबाद किया जाएगा, उस नए शहर के फीचर्स भी हमने आपसे डिस्कस किए। हमारे सामने एक मॉडल हमारे शहर लाहौर का है, इसके मसाइल हमारे सामने हैं। रावी किनारे एक ज़बरदस्त जो है वो शहर आबाद होने जा रहा है, जिसकी तमाम तर प्लानिंग एक अथॉरिटी कर रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं, 3 इसके जो है वो फेजेस हैं जिन पर काम किया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त प्लान है। ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल भी होगी और बहुत सारे मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे और मेरे ख्याल से रोज़गार के मौके बड़ा कल हमने डिटेल शो किया था। सो खोकर साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, बताइएगा जी। 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, हाँ जी, ये रोडा का जो ना बड़ा अच्छा कदम है कि रावी का जो पानी है उसमें लोग गंदे नाले फेंक देते हैं और गटर का पानी फेंक देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी को सेफ भी किया जाएगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, लाहौर शहर को साफ पानी मुहैया किया जाएगा। और इस पर लेकिन मुझे एक बात पर एतराज है कि 30 अरब रुपए का प्लान जो है तैयार किया गया, ये रकम बहुत ज्यादा है, रकम कम होनी चाहिए। इतना ज्यादा 30 अरब रुपया सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लगाने के लिए बहुत ज्यादा ये बजट कम करना चाहिए और इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए। और इस हवाले से रोडा को जो है ना वो बाकायदा तौर पर जो छोटे छोटे प्लांट लगा लेने चाहिए। अगर बड़े प्लांट नहीं लगते, महंगे हैं, तो छोटे छोटे प्लांट लगाकर अभी ये चीजें जो है वो ज़ेरे गौर है, इन पर काम किया जा रहा है। साहब, ये जो आप 30 अरब की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले भी वासा ने 3 जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे लाहौर के अंदर, उनकी मालियत भी बहुत ज़्यादा है, वो भी 50 आप देखिए रोजाना 1100 क्यूसेक पानी जो है उसको ट्रीट करके फेंका जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। अगर ये प्रोजेक्ट अगर रूडा इसको करने में कामयाब होती है तो ये एक लाहौरियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि रावी का जो पानी है वो गंदला है बिल्कुल। अगर उसको स्काई कलर का पानी बन जाए, कलर आ जाए, मैं कहती हूँ तो उसकी शान ही कुछ और हो जाए, खूबसूरती आप समंदर जैसा पानी हो जाएगा। वो तो बिल्कुल ऐसे नीला पानी होगा, लोग फिर जाएंगे वहाँ पे। वही उस रूडा का जो नया एक सिटी, अर्बन डेवलपमेंट का एक सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, वही उस पानी उसके शहर का हुस्न होगा। और उन्होंने कल बड़े जबरदस्त फीचर्स बताए हैं कि इन चीजों को इनकी असली हालत में बल्कि खूबसूरत मजीद बनाया जाएगा। देखिए, अब लंदन में थेम्स रिवर है, उसका पानी गंदला है, वो नहीं अच्छा लगता बिल्कुल। ऐसे मुख्तलिफ ऐसे शहर है जहाँ पे पानी नीला है, उसकी अट्रैक्शन होती है। आप हुंजा जाते हैं, आपको हुंजा वाला पानी यहाँ पे अगर मिल जाए तो फिर अगर ये ट्रीट करके अगर ये ट्रीट कर देते हैं तो उसके लिए ये वाटर अगर प्लांट लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ना सिर्फ ये सिर्फ दरिया रावी के पानी को साफ करेगा, बल्कि हम जैसे लोगों को, शहरियों को, वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, आसपास के मज़ाफ़ाती लोग, उनको पीने का साफ़ पानी भी मैसर होगा, क्योंकि वहाँ पे एरियाज़ जो है वो पानी बहुत बड़ा इशू है पानी का वहाँ पे। तो अब बात ये कि जो खोकर साहब ने बात की वो भी बात ठीक है कि इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो कहाँ से आएगी। तो देखें, रूडा जो है वो एक सरमायाकारी के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम अल्हम्दुलिल्लाह FATF से भी हम लोग अब क्लियर हो चुके हैं, ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं। तो अब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मोड है उस पर लोग आएंगे और पंजाब में, पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और इसी तरह जो रूडा के जो CEO हैं, और मैं कल ही अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि उनका जो प्लान है वो प्लान बहुत ज़बरदस्त है। अगर उस प्लान पे गवर्नमेंट उनके साथ चलती है तो वो लाहौर को बदल के रख देंगे, लाहौर को दुबई बना देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कि जो रूडा के पास उनका बिजनेस हब का प्लान है या CBD के पास उनका प्लान हब है, रूडा को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को भी साथ इन्वाइट कर ले। देखिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वाइट होगा साथ, लाजमी है, उसमें हो रहा है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ना ये मंसूबे बनाए जाए ताकि गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा जो 30 अरब रुपया जो है ना ये एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च किया जा सके, इतने ज्यादा पैसे गवर्नमेंट पर बोझ ना बन सके। पंजाब को पहले खाली पड़ा हुआ है और तरक्याती स्कीमों के लिए पंजाब हुकूमत के पास प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया है। हमने नाज़रीन ब्रेक लेनी वाली, फिर हम ब्रेक के बाद आते हैं तो डिस्कस करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे बार बार कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब लाहौरियों के लिए खबर हम ये शामिल कर लेते हैं जी, कुछ शहर के रास्ते जिनको बंद किया गया है और आपको हम थोड़ा सा आसानी दे देते हैं घर बैठे, ताकि आप अगर कहीं जा रहे हैं इन रास्तों पर तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कौन कौन से पॉइंट जो है शहर के बंद है, ऑल्टरनेट आपको कौन सा रास्ता जो है वो अपनाना है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी ट्रैफिक इंतजामात हैं जी, ये बात सिलसिला उर्स मुबारक खादिम रिजवी साहब का उर्स है, जिसके सिलसिले में
रास्तों को डायवर्जन लगा के बंद किया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये 3 रोजा उर्स की तकरीबात है जिसके सिलसिले में इन रास्तों को बंद किया गया है। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं जी, डायवर्जन लगाई गई है समनाबाद चौक सी जानिब यतीम खाना चौक पे डायवर्जन लगाई गई है, इसी तरह शाह फरीद चौक जानिब सब्जाजार चौक, और इसके साथ साथ जी लिंक डायवर्जन है जी नवाकोट कट पर डायवर्जन है जी शेल कट की जानिब, और इसके बाद खाड़क नाला चौक, दुबई चौक, चुबुर्जी चौक, गंदा नाला समनाबाद। ये वो रास्ते हैं जहां पर डायवर्जन्स लगाई गई है। मुल्तान मेन रोड जो है इसको बंद रखा गया है, आप ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आपको ऑल्टरनेट रास्ता भी बता देते हैं जी कौन सा है जी, अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ से भी आप जा सकते हो, और इसके बाद इसके अलावा जो रास्ते बंद है मैं आपको वो भी बता देती हूँ जी। इसके अलावा ऑल्टरनेट रास्ता पार्किंग का प्लान भी जो है वो भी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जी। एसपी सदर शहजाद खान तमाम ट्रैफिक इंतजामात की सुपरविजन इस टाइम भी वो खुद कर रहे हैं, और आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग परेशानी से जो है वो बच सके। इसके साथ साथ जी लिंक डायवर्जन कहाँ लगी है, हैवी ट्रैफिक डायवर्जन है शाहदरा चौक, सगियां और बाबू साबू चौक, ठोकर नियाज बेग चौक, और पार्किंग प्लान जो है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। पार्किंग स्टेट बैंक खाली प्लॉट नज़ यतीम खाना मेट्रो स्टेशन, पार्किंग गेट स्टेडियम सब्जाजार, और इसके बाद जी पार्किंग जो है मुल्हिका प्लाजा इत्तराफ पर है, और LOS रोड पर पार्किंग आप कर सकते हैं। पार्किंग बिलमुकाबिल रहीम स्टोर, हुमा ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, और पार्किंग है जी GCU स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। इसके बाद जी हैवी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बस, कोस्टर, मजदा, वैन जो हैं उनके लिए जो है GT रोड शादरा की तरफ से आने वाली हैवी ट्रैफिक को बरास्ता रिंग रोड बाबू साबू चौक से शेल कट और बाबू साबू लियाकत चौक सब्जाजार स्टेडियम की तरफ भिजवाया जाएगा। इसके बाद जी साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान रोड, ड्राइविन की तरफ से आने वाली हैवी ट्रैफिक को ठोकर नियाज बेग इंटरचेंज बजरिया मोटरवे बाबू साबू चौक से शेल कट जो है और सब्जाजार स्टेडियम की तरफ भिजवाया जाएगा। क्योंकि मुल्तान रोड को ऑलमोस्ट सारा बंद किया गया है, अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ जो रास्ता जाता है उसको भी एक रोड को बंद किया गया है, तो इस सिलसिले में आप लोगों ने यहाँ अगर सफ़र करना है तो ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें ताकि आप लोग भी परेशानी से बच सकें। 3 रोज़ा ये प्लान है ट्रैफिक का जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 3 रोज़ के लिए आपको ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और है जी कलमा चौक रीमॉडलिंग का सिलसिला क्योंकि जारी है तो यहाँ पर भी रास्ते को बंद किया गया है। आपने इस तरफ जाना है तो आपको ख्याल रखना होगा जी फिर दोस्त मार्केट से बरास्ता सेंटर पॉइंट लिबर्टी जाने वाले कलमा चौक अंडरपास से यू टर्न लेके आप लोग लिबर्टी जा सकते हैं, और फिरोजपुर रोड से बाएं टर्न जानिब सेंटर पॉइंट बवजह तामीरात बंद किया गया है। CTO की जानिब से ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा आप इनकी रास्ता एप्लीकेशन से भी तमाम अपडेट्स ले सकते हैं, कहाँ पर ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता बंद है। आपको FM रेडियो से भी गाइडलाइन मिल सकती है, और इसके साथ साथ आप ये तमाम तर मालूमात जो हैं ये भी हासिल कर सकते हैं जी रास्ता ऐप के ज़रिए। अलबत्ता हमने आपको अपडेट कर दिया कि कौन कौन से रास्ते बंद हैं, तो आप परेशानी से बचने के लिए पहले ही ऑल्टरनेट प्लान बना लें और इस रास्ते की तरफ ना जाएं क्योंकि ट्रैफिक भी होती है और फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। अगली खबर की तरफ हमने जाना है। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वो कौन सी है जी, दोबारा हल्काबंदी से इंतखाबात में ताखीर, वजीर बल्दियात की इलेक्शन कमीशन तलबी। कैसर खोकर साहब आप ही की ये खबर है जी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने अगले हफ्ते जो है पहले चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के लिए तलब करता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो टेलीफोन किया है मैं सेक्रेटरी बल्दियात को कि वजीर बल्दियात को भी तलब किया जाएगा क्योंकि नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हो चुका है, उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब हल्काबंदियाँ होंगी, हदबंदियाँ होंगी और डीमार्केशन होगी। हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि हल्काबंदियां होंगी। बिल्कुल, वो पहले पुराने कानून के तहत हुई थी ना, अब नए कानून के तहत होगी। नया कानून बन गया ना, नया कानून बन गया तो नए कानून के तहत। सवाल एक मेरा है अली, ये हो भी पाएंगे बल्दियाती इलेक्शन या नहीं? हर दौर में हर टाइम कोई ना कोई रुकावट होती है, तो फिर ये जो एक ड्रामा किया जाता है तमाम वर्किंग का, ये क्या है? अब आप देखें ना, एक तरफ मुतालबा किया जा रहा है जनरल इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन के बाद आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, कोई तवज्जो नहीं दे रहा बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर। एक ह्यूज अमाउंट आपको इसके लिए चाहिए, तो बेहतर ये कि अभी आप वेट करें, आम इंतखाबात करवाएं, जो नई हुकूमत आए वो अपने बल्दियाती इंतखाबात करवा ले। अभी अगर मौजूदा टन्योर होता है, अगर PTI जीत जाती है तो PTI के अगर आइंदा आम इंतखाबात में अगर PTI नहीं रहती तो फिर वो कौन तस्लीम करेगा, तो ये मामला सारा ख़राब रहेगा। बेहतर ये कि आप इंतज़ार करें आम इंतखाबात तक, ठीक है।
बल्दियाती काम वैसे कौन से अख्तियारात ये देते लोग? बिल्कुल ऐसे ये नया कानून आ गया, इसमें नया ऑर्डिनेंस में क्या खोखर साहब अख्तियारात दिए? तमाम अख्तियारात तो ऑफिसर्स के पास है, ब्यूरोक्रेसी के पास अख्तियारात है। और लाहौर में इन्होंने टाउन भी नहीं बनाए, लाहौर के जो टाउन है वो खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन लाहौर में, और ना लाहौर में जिला कौंसिल है, लाहौर की जिला कौंसिल भी खत्म कर दी गई है। और जो तहसीलें हैं जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटियां होती थी, वो म्यूनसिपल कमेटियां भी खत्म कर दी गई है। इसकी वजह से वो अब हमारा मसला ये है कि अगर आप बल्दियात का निज़ाम लगाना चाहते हैं तो आप अख्तियारात निचली सतह तक वहाँ पर उनको फ्राहम करें। आप अख्तियार तो देते नहीं, फिर फायदा है ऐसे बल्दियाती इंतखाबात का? लाइट लगाने का इख्तियार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं फायदा। ना एक नया सिस्टम इन्होंने लगा के पैसे इलेक्शन के ऊपर खर्च कर देंगे, फायदा उसका। या तो आप अख्तियारात दें, चेयरमैन को 10 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, जो कि महकमा खजाना ने मंजूर कर लिया बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए। और अब ये आखिरी स्टेज है कि वजीर बल्दियात को तलब किया गया है। इसके बाद अगले हफ्ते जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का जो है ना शेड्यूल जारी कर देगा। ये अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा काम, और ये फाइनल अब बुलाया। अब इलेक्शन कमीशन बहुत सीखा हुआ है, वो कोई भी डिले बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वरना वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं पंजाब हुकूमत जो है ना वो बल्दियाती इलेक्शन में डिले कर रही है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं पंजाब हुकूमत के साथ हूँ। पंजाब हुकूमत अगर डिले कर रही है तो ठीक है, आम इंतखाबात तक इसको डिले ही करना चाहिए। खोखर साहब, आम इंतखाबात हो उसके बाद जो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि आपने पूरा प्लान बताया, इसको फॉलो करके आप इंतखाबात करा भी लेते हैं। अली, वक्त का भी जिया, पैसे का भी जिया, उन इंतखाबात के बाद नतीजा क्या निकलेगा? नई हुकूमत आएगी, वो रिजॉल्व कर देगी। और इस नतीजे में चले आप बल्दियाती इलेक्शन करा भी लें, अगर आपके वो नुमाइंदे जिनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होगा, हमने उनको क्या करना है? कुछ भी नहीं। ये बता देखिए, अगर आप इंतखाबात करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पीटीआई जीत जाती है, पीटीआई का निजाम आ गया, आम इंतखाबात में नून लीग कामयाब होगी, नून लीग आती सबसे पहले बल्दियाती एक्ट जो पीटीआई ने पास किया है उसको डिसॉल्व कर देगी, खत्म कर देगी। खत्म किया तो बल्दियाती निजाम खत्म। असल में निजाम की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो कंटिन्यूटी नहीं है। और मजाक नहीं, ये जो है अब तक जब तक से पाकिस्तान ये मजाक सबसे पहले पीटीआई ने शुरू हो जाए, अयूब खान दौर से शुरू हो जाए, ये बुनियादी जमहूरियत जो है जिसको कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी, इसके हर हुकूमत आती है अपना बल्दियाती एक्ट लेकर आती है, अपना बल्दियाती निजाम लेकर आती है। इंडिया में इस तरह नहीं होता है, इंडिया में कंटिन्यूटी होती है। अगर कोई इंडिया में तब्दीली करनी होती है तो अमेंडमेंट रूल्स एक्ट में की जाती है, लेकिन रूल्स एक्ट मुकम्मल तब्दील नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ तो मुकम्मल एक्ट तब्दील करके सारा निजाम धर्म भरम, और नए इलेक्शन कराए जाते हैं, बल्दियाती अदारे तोड़ दिए जाते हैं। मेयर मुबश्शिर थे हमारे, फिर इस तरह के बल्दियाती इलेक्शन करवाने का और इसको फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। ये वक्त का भी जिया है, पैसे का भी जिया है। जब आपके नुमाइंदों के पास ना तो कोई इख्तियार होगा, ना तो वो आवाम की हेल्प कर सकेंगे, तो फिर ये मेरे ख्याल से वक्त का जिया, पैसे का जिया करके आपने कौन सा वहां पर एहसान कर लेना है? ये फिर मेरे ख्याल से इसको इंतजार करना चाहिए फिलहाल के लिए। हम एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अल्लाह अल्लाह करके एक मसला हल होता है, आटा बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। 4 दिन बाद आपको अखबार में ये खबर, ये सुर्खी बल्कि जीनत बनी नज़र आती है कि जी आटे का बहरान सर उठाने लगा है, चक्की पर आटा नहीं मिलेगा, लोग परेशान हो जाते हैं। अब चीनी ऑलरेडी बहुत महंगी है और फिर अब बाज़गश्त ये है कि एक बार फिर से बहरान हो सकता है। शुगर एसोसिएशन जो है उसने खतरे की घंटी बजाती है। मसला क्या है, ज़रा समझा दें। देखें, मसला सबसे पहले तो ये कि पंजाब हुकूमत ने क्रशिंग सीजन जो 15 नवंबर से शुरू होता है इसमें बहुत ज़्यादा तख़ीर कर दी है। अब आप उसको 25 नवंबर तक ले गए, ये गलत बात है। अब देखिए, हर फसल जो है वो साउथ पंजाब वाली साइड पे गन्ना तैयार है। अब आप क्रशिंग की इजाज़त दें मिलों को ताकि वो क्रशिंग का आगाज़ करें। अब क्रशिंग का आगाज़ इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपके पास वाफर चीनी मौजूद है, और शुगर जो एसोसिएशन है वो ये कहती है कि हमारे पास जो शुगर मौजूद है आप इसे हमें बाहर भेजने दें, एक्सपोर्ट करने दें हमें, ताकि जो हमारे पास चीनी ये ज़्यादा वाफर शुगर मौजूद है और मिलें जो हैं वो चीनी बाहर भेजने के लिए तैयार, बाहर भेजने क्योंकि उनके पास चीनी बहुत ज़्यादा है, सस्ती। अब आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आना हो चुके हैं। अब आपने नई कीमत, इमदादी कीमत जो है वो 300 रुपये फ़ी मन गन्ना वो आपने मुकर्रर कर दिया कल काबीना के इजलास में। तो जब वो मुकर्रर किया तो फिर ऑटोमेटिकली अब जो शुगर मिल्स हैं वो भी, क्योंकि उनके भी एक्सपेंडिचर्स हैं, तो जब वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो उसके मुताबिक फिर उन्होंने अपना एक रेट निकालना होता है। और उसमें पंजाब हुकूमत ने चोई साहब ने जो लेट किया है ना इस दफ़ा क्रशिंग सीज़न, ये बहुत गलत किया है इन्होंने। ये किसानों के साथ ज़्यादती की है इन्होंने, क्योंकि किसानों का गन्ना जो इस वक्त रेडी पड़ा हुआ है वो गन्ना ख़राब हो जाएगा। अगर वो कटाई नहीं करेंगे तो उनकी गंदम की फसल कैसे उनकी शुरू होगी? मैं बताऊं कि ये जो क्रशिंग सीजन पहले शुरू हो जाए या बाद में शुरू हो जाए, ये सारा अल्फाजों का गोरख धंधा है। असल में मसला यह है कि चीनी ब्लैक करना,
और महंगे दामों में मार्केट में बेचना। हर शुगर मिल जो है ना वो गन्ने के जो काश्तकार है उनका भी इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं, उनको गन्ने की पेमेंट भी नहीं करते और आगे से किसान जो है वो फिर जो है वो शुगर केन जो कमिश्नर के पास आते हैं और वहाँ पर उनकी शुगर मिलें जो है सील की जाती हैं और ये सारा मसला जो है ना ब्लैकमेलिंग और जखीरा अंदोज़ी करना होता है। शुगर मिलें मिलकर करती हैं। अब पहले तो चलो ये था कि हमजा शहबाज कार्रवाई नहीं करता था कि हमजा की अपनी शुगर मिले थी शहबाज, लेकिन अब तो गवर्नमेंट क्यों कार्रवाई नहीं करती? अब शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई करें, शुगर मिलों की जो ब्लैकमेलिंग है ये खत्म कीजिए और आवाम को सस्ते दामों जो है ना वो शुगर जो है वो गली महलों के जो परचून की दुकानें हैं वहाँ पर भी फराहम की जाए। और वैसे मैं एक बात बताऊं, चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसके लिए गुड़ का फिर इस्तेमाल कर लें। शुगर मिल्स माफिया को जो सही कंट्रोल किया था उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी कुछ बिजनेस तो दे गए, लेकिन जो इसकी गन्ने की इमदादी कीमत उन्होंने बढ़ाई, अच्छा फैसला था और किसानों को पैसे उनके वो फौरी मिलना शुरू हो गए थे। इस पर ये किसानों का इत्तेफाक है कि ये इमरान खान ने आके इस पर इम्प्लीमेंट करवाया था, क्योंकि उन्होंने शुगर माफिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैक किया था उन्होंने, बिल्कुल। और इसी वजह से जो किसान हैं वो इमरान खान की हुकूमत से उस वक्त बहुत खुश थे। अब खैर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन वो खिलाफ है इनके, क्योंकि इन्होंने क्रशिंग सीजन जो है वो लेट स्टार्ट किया। उससे किसान को मसला ये है कि किसान ने अपनी गंदम की फसल जो है वो उसकी बिजाई शुरू हो जाएगी, तो वो कैसे करेगा जब उसकी गन्ने की कटाई ना होगी? गन्ना कटाई करके साइड पे रखा हुआ है, लेकिन वो जब तक वो मिल में नहीं पहुंचेगा, क्रशिंग सीजन स्टार्ट नहीं होगा, उनका गन्ना ख़राब होना शुरू हो जाएगा, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है, इन्होंने बहुत लेट किया, लेकिन चीनी हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है और ये सिर्फ माफिया है। वजीर फूड इस्तीफा दे। जी बिल्कुल, माफिया है जो ये चीनी जो जखीरांदोजी करता है और इसमें हुकूमत के जो अहलकार है वो भी शामिल है, शामिल होते हैं। फूड डिपार्टमेंट जो है वो भी शामिल है इसमें। मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, इन सब में इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काश्तकार को सीधा फर्क, काश्तकार को फर्क पड़ेगा बस, या सारा काश्तकार के बाद सारा को फर्क पड़ेगा ना कि महंगी चीनी उसको मिलेगी बेचारे की। अब देखिए चीनी की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो वहां भी चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। हमारे अखबार जो है ये ज्यादा खबरें देता रहता है कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं और इतनी चीनी महंगी हो गई है कि आप सोच नहीं सकते, और सारा जखीरा अंदोज़ी की जाती है और ओवर चार्जिंग की जाती है। फिर आपको बताओ कि जो चीनी है इसमें जो मिठास है वो भी कम हो गई है। एक होता है ना वो दाने के अंदर जो मिठास है, मिठास की वो बहुत बारीक पाउडर फॉर्म वाली चीनी है। अच्छी चीनी तो कहीं क्वालिटी वाली दस्तयाब है। बिल्कुल, और सब मिलावट चीनी में आ गई है एक तरह की, जो कह सकते हैं कि वो चीनी की जो मिठास है उसमें कम होती है। चीनी चाय पिलाने के लिए चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है, हालांकि उन्हें ये चाहिए कि चीनी बगैर मिलावट के अगर मिले तो हमें थोड़ी चीनी डालनी पड़ेगी। मैं तो वैसे ही कहती हूँ चीनी का इस्तेमाल सब लोग कम करें, सेहत भी रहेगी, तंदुरुस्ती भी रहेगी और ये वाले मसाइल से आपकी जान भी छूट जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मीठा खाना आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है इस पर हम टाइम टू टाइम शो करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये माफिया इसी तरह से लोगों को परेशान करता रहे, सर उठाता रहे। अब अगर हड़ताल हो जाती है जिसकी कॉल दे दी है तो अली किसी का कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ आम सारिफ। पता अब इस तरह की खबर आए ना तो लोग क्या करते हैं, जाके फटाफट स्टोर्स पे चीनी खरीद कर ले आते हैं। आम सार्फ को नुकसान होगा, किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसका गन्ना फसल तैयार है, वो फसल काट के बैठे हुए हैं, अब क्रशिंग स्टार्ट नहीं होगी, उनका गन्ना कहाँ जाएगा? सही कहा, नुकसान तो उनका हुआ। अब ये ब्लैकमेलिंग है, अब इसको ब्लैकमेलिंग आप कहें, ये ब्लैकमेलिंग है क्योंकि आपके पास वाफर चीनी मौजूद है, आप चाहते हैं कि आप चीनी बाहर बेचें महंगे दामों, और गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं दे रही। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, चीनी आप हमारे पास ही रखें, यहाँ पे हम लोगों को सस्ती चीनी क्यों, ताकि हमारे पास ज़्यादा स्टॉक होगा तो हम चीनी की कीमत जो है वो कम कर सकते हैं। लेकिन अब माफिया है तो ब्लैक माफिया के साथ आप कितना फाइट कर सकते हैं, इसके साथ कोई फाइट नहीं कर, लेकिन एट द एंड हमारे सार्फिन को नुकसान होगा, हमारे किसानों को नुकसान, सार्फिन को नुकसान होगा। कल का जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हड़ताल का ऐलान किया गया, मैं तो तभी से लोगों को परेशान सुन रही थी और लोग कह रहे थे कि जी हम चीनी इकट्ठी करके रख लें, ऐसा तो नहीं चीनी महंगी हो जाएगी। अब क्या करें, हर 15 तारीख को रात को आप वेट कर रहे होते कहीं पेट्रोल ना महंगा हो जाए, ऐसे ही है ना। अब चीनी की हवाले से ये खबर आई है, आटा लोग ज्यादा खरीद के रखे जा रहे हैं, ये एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, इससे शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ हमने बढ़ना है। समनाबाद अंडरपास के लिए ड्रेनेज लाइन LDA खुद तब्दील करेगा। वासा ने सर्विस शिफ्टिंग का तखमीना 31 करोड़ लगाया। LDA ने 54 इंच की ड्रेनेज और वाटर सप्लाई लाइन्स भी
खुद अब बदलेगा, ये फैसला किया गया है। ये मसाइल जो हैं ऑलरेडी बहुत सारे उठा चुके हैं, लेकिन आप ये देखें कि 31 करोड़ रुपए इसका तखमीना है, ये एक ड्रेनेज लाइन तब्दील करनी है। देखिए ड्रेनेज लाइन जरूरी है, आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं समनाबाद अंडरपास। खोखर साहब फाइनेंस पैसे दे रहे हैं? नहीं, फाइनेंस इसके लिए पैसे नहीं दे रहा, ये आईडी अपने जराये से पैसे कर रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समनाबाद का तो फ्लाईओवर अंडरपास बनाया जा रहा है, लेकिन मामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर जहाँ रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम होती है वहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि वो गरीबों का इलाका नहीं, आप समनाबाद की मुखालिफत ना करें, अप्रूवल होगी है वहाँ नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि आप समनाबाद की रहने वाली है, इसलिए आप समनाबाद के अंडरपास की हमायत कर रही है। ये बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। नहीं है, खबर अखबार ये अवामी मंसूबा है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। आप देखें कि इसको कितने रोड लिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोड लिंक कर रहे हैं, बहुत लाइटर नोट पे था। अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब खोखर साहब ने कह दिया कि फाइनेंस गवर्नमेंट फंडिंग नहीं कर रहा, तो एलडी ऑन सोर्स अपने जो उनके अपने सोर्सेज है वहां से बजट इस्तेमाल करके करेगा। ड्रेनेज बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। अगर ड्रेनेज साथ नहीं मजबूत होती, आपका एक अच्छी प्लानिंग होती, तो फिर आपका अंडरपास का मंसूबा नाकाम है। जब बारिश होगी ना, अभी हमारे सामने मिसालें हैं जो अंडरपास नहीं बने हैं, वहां पर क्या हालात होते हैं, बारिश हो जाए तो वहां से कोई गुजर नहीं सकता इतना। अब ये जो एक सिस्टम है ड्रेनेज का, ठीक है, इसको आप ओवरऑल लुक करें, जितना पैसा अगर ड्रेनेज पे अगर हम बेहतर तरीके से लगा लेना, वो एक आपको 15-20 साल की प्लानिंग कम से कम सोच के आपको पैसा लगाना चाहिए कि 15-20 साल तक यहाँ पे पानी का मसला जो है वो ना बने। अब बहुत सारे अंडरपास हमारे ऐसे हैं जहाँ पे पानी जो है वो बारिशों की वजह से जब मानसून शुरू होता है तो वो पानी से भर जाते हैं। तो ये ड्रेनेज के ऊपर अगर पैसा खर्च किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ड्रेनेज बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यही पायदारी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब अंडरपास की तमीर है, ये बहुत ज़रूरी है, अवामी मनसूबा है, इसके लिए अब हुकूमत को चाहिए कि अगर हो सकता है, अगर आप गुजरात को पैसे दे रहे हैं तो आप 3-4 अरब यहाँ से भी निकाल के दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट आप मियाँ वाली के लिए अप्रूव करें तो लाहौर को भी दे दो। लाहौर का पहले ही बजट आपने इतना कम कर दिया कि जो 65 अरब रुपये से बजट था वो 30 अरब रुपये तक आ गया। मतलब इस साल रवा वाली साल में लाहौर के ऊपर सिर्फ 30 अरब रुपये खर्च करेंगे। ये 30 अरब रुपया भी बहुत ज्यादा है, किसी जिले में कहाँ 30 अरब रुपया लगता है। अब ये मुल्तान जिला देखे, डीजी खान देखे, राजनपुर देखे, लिया देखे, वहां पर तो 2-2 अरब रुपया आपको मंत्री लगा रही है, लाहौर के लिए फिर भी 30 अरब रुपया लगा रही है। दूसरा शहबाज शरीफ जब वजीर लाते लाहौर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पैसे खर्च हुए हैं, लाहौर में फ्लाईओवर भी बने हैं, अंडरपास भी बने हैं, सड़कें भी बनी है, लाहौर में मेट्रो भी बनी है, लाहौर में और ट्रेन भी बनी है। लाहौर बड़ा शहर है, मैं बताता हूँ इसका लाहौर बड़ा शहर है, मेरा अपना जिला मुतासर हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लाहौर एक बड़ा शहर है। मैं बताता हूँ कि पूरे सूबे की आबादी फिर लाहौर शिफ्ट हो जाएगी, लाहौर में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आप दूसरे इलाकों के लोगों को तरक्की दे, तो डीजी खान, राजनपुर, लिया, सरगोदा, मियां वाली, खुशाब, लास्ट टाइम आप डीजी खान कब गए थे? तो वहां के लोग वहां रहेंगे। अब सारा जब आप तरक्की लाहौर में लेकर आएंगे तो सारी आबादी लाहौर में शिफ्ट हो जाएगी। आपका पहले एजुकेशन सिस्टम लाहौर में सारा, तो बच्चे लाहौर में सारे पढ़ने आते हैं, जिसकी लाहौर में पढ़ जाता है वो लाहौर से वापस नहीं जाता। फिर आपका हेल्थ सिस्टम देखे सारा लाहौर में है, अस्पताल लाहौर में, दूसरे शहरों में अस्पताल ही नहीं है। डीजी खान, राजनपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, मियां वाली, खुशाब, वहाँ अस्पताल ही नहीं है, सारे पेशेंट लाहौर में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को मसाइल होते हैं। और लाहौर के जो शहरी है उनके लिए मसला होता है कि यहाँ पर महंगाई आ जाती है, किराए के लिए मकान नहीं मिलता, और यहाँ पर जब महंगाई और लोगों के लिए फजा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरे इलाकों को भी तरक्की दे, सारा बजट लाहौर पर ही ना खर्च करें। आपने लाहौर से जाने का प्लान तो नहीं बना लिया? जी परेशान हो खोखर साहब, आप क्यों लाहौर के पीछे पड़ गए? जी इतना ज्यादा लाहौर पर नहीं खर्च होना चाहिए ना पैसे। आपने यहाँ के मसाइल देखे खोखर साहब, यहाँ के मसाइल देखे। अब जब आबादी इस तरह बढ़ जाएगी लाहौर की, क्या खर्च हुआ है लाहौर में? आप तो सारी कवर करते हैं ना, क्या खर्च हुआ है? ऑरेंज ट्रेन बनाई तो उसका क्या फायदा हुआ? कितने लोग रोजाना ऑरेंज ट्रेन? फायदा नहीं हुआ, 70,000 लोग सफर करते हैं, 70,000 ट्रैफिक रोजाना उसी तरह फंसी। आपने ऑरेंज ट्रेन में सफर किया, आप सुबह समनाबाद से आई हैं, कितनी जगह आपको ट्रैफिक में फंसे हैं? अब आप खामोश हैं, मैं आपसे सवाल, मैंने बड़े आराम से आपकी बातें सुन ली हैं। अब आप खामोश, आपने ऑरेंज ट्रेन पे सफर किया? बिल्कुल किया। कितने लोग सफर करते हैं उस पे? लेकिन देखिए ट्रैफिक तो आप डीजी खान गए, इन्होंने कहा आप तौंसा शरीफ गए, तो ट्रैफिक का मसला हो जाएगा। आपने डीजी खान का मसला उसी तरह नहीं, आपने डीजी खान की बात की, आपने तौंसा शरीफ की बात की, आपने अस्पतालों की बात की। अभी कल परसों की बात है, इमरान खान ने खुद ट्वीट किया हुआ था कि 4-5 बड़े अस्पताल वो जनूबी पंजाब में बन रहे हैं, काम हो रहा है। और जहां तक लाहौर की यूटिलाइजेशन की बात है, लाहौर में 30 अरब और मंडी बहादुर पर लग रहे हैं सारे पैसे। लाहौर में आगे ऑलरेडी मसाइल इतने, आप लाहौर के पीछे पड़ गए। तो अभी तक सिर्फ 5 से 6 अरब रुपए यूटिलाइज हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं यूटिलाइज हुआ। चलिए जी, मैं थैंक यू सो मच। ये भी डिस्कशन इस तरह चल रही है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके बहुत ही फेवरेट ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं जी। ऐनक वाला जिन ड्रामा, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जिसका एक एक कैरेक्टर आपको हर दौर में याद रहता है। उस दौर के बच्चों को तो वो तमाम चीज़ें याद होंगी। आज भी मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और इस कदर पसंद कर रहे हैं। हमने ये भी बाज़गश्त सुनी है कि ये ड्रामा वापसी के मराहिल पे भी है। बच्चों के लिए दोबारा भी इसको लेकर आया जा रहा है। इस ड्रामे की सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगती थी वो ये था कि आप एक वो होता ना, दूसरी दुनिया में तो चले जाते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो एंड पे आपको मैसेज मिल जाता था ना, यकीन माने आज के ड्रामों में इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है, महसूस की जाती है। आपके लिए वो ड्रामा जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखें, जिसका आप इंतज़ार करें कि आज वो ड्रामा लगना है, जिसके लिए आप अपने काम निपटा के रख लें कि अब हम सब ने बैठ के मिलजुल के ड्रामा देखना है। मुश्किल से ही आज, ऑल्दो मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रही, बहुत ज़बरदस्त ड्रामे हैं, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो दौर उस ड्रामों का जब तमाम काम निपटा लिए जाते थे कि अच्छा जी अब फलां ड्रामा लगने वाला है, तो टीवी के आगे आपकी पूरी फैमिली बैठ जाती थी। बहुत ज़रूरी है कि उन ड्रामों को दोबारा से लेकर आया जाए, उस फैमिली माहौल को दोबारा से डिस्कस किया जाए। इस पे हम बात कर लेते हैं जी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी और मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे सामने इतने बड़े नाम बैठे हैं कि मैं शायद तारुफ करवाने के लिए मेरे पास अल्फाज भी कम पड़े हैं जी। हमारे साथ हफीज़ ताहिर साहब हैं, जो कि ड्रामा ऐनक वाले जिन के हिदायतकार हैं। ना सिर्फ इस ड्रामे के बल्कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे ड्रामे पीटीवी के हमने देखे जिनमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है अपनी कामयाबी के जौहर भी दिखाए। फिर शायर भी हैं, राइटर भी हैं, उस्ताद भी हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं जो इन्होंने नहीं किया। अभी तक ये स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं मीडिया स्टडीज़, और इसके साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन्हें रिसेंटली मिला, उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ जी हसीब पाशा साहब, जो कि आपके हमारे तमाम लोगों के पसंदीदा अदाकार हामून जादूगर हैं। आज जादू भी चलेगा और कुछ बात भी होगी। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? बहुत अच्छा हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन माने हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे साथ आप मौजूद हैं। मतलब बहुत सारे उस्तादों के आप उस्ताद हैं। हफीज़ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा है, वह जो पहचान हमेशा से रहा, आज भी है। माशाल्लाह आप तब से लेके आज तक कामयाबी से काम कर रहे हैं। दुआ गो है इसी तरह से रहे। सबसे पहले ऐनक वाले जिन से स्टार्ट कर लेते हैं जी। ऐनक वाला जिन एक ऐसी क्लासिक और लेजेंडरी स्टोरी थी जो मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मुझसे प्रोड्यूस करूँ। इसका आइडिया भी मैंने ही डेवलप किया, उस कॉन्सेप्ट को मैंने ही बनाया, और फिर उसको जब प्रोड्यूस करने का वक्त आया, आई मस्ट है कि दोबारा कोई कर नहीं सका ये काम। करना चाहा भी किसी ने तो नहीं कर सका। उस तरह का काम वाकई नहीं कर सका। उसकी कई वजूहत हैं। जैसे मैंने फिर मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप ये ड्रामा लिख दें मुझे। पहले सोचा मैं खुद लिख लूँ। अच्छा। फिर मैंने कहा अगर मैं लिखने में पड़ गया तो डायरेक्शन कौन करेगा, तो एक मुश्किल काम होता है। फिर मैंने मुख्तलिफ राइटर से कहा, राइटर्स खौफज़दा हो गए, डर गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि नहीं ये हम नहीं लिख सकते, बड़े बड़े नाम। फिर मैंने मेरे ज़हन में एकदम से ए हमीद साहब का नाम स्पार्क किया कि उनको तो बच्चों के लिए बड़ा काम करते रहे हैं, अलिफ लैला भी उन्होंने लिखा हुआ सब चीज़ें। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपना आइडिया फ्लोट किया कि जनाब एक जिन है, वो काफ में रहता है, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, वो दुनिया में ऐनक लगवाने आता है और आकर इंसानों के साथ रहने लगता है, और फिर एक लंबी कहानी जन्म लेती है। ए हमीद साहब की आंखों में ओह खुशी आ गई और वो चमक उठी उनकी आंखें। कहते हैं हफीज़ ताहिर, व्हाट एन आइडिया, आई विल डू इट। जबरदस्त। और फिर फ़ौरन मुझे आकर उन्होंने मेरे लिए श्रीलंका की चाय का कप बनवाया। उनके पास चाय के भाई दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। तो वो सिलसिला जो मेरा प्रोडक्शन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभी तक वो सिलसिला जारी है। और आजकल मैं एक टेलीविज़न नेटवर्क है अलिफ टेलीविज़न चैनल, उसमें मैं कंटेंट हेड हूँ और बच्चों के प्रोग्राम पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। और ये जो चैनल भी है ये एजुकेशन चैनल है, बेसिकली एजुटेनमेंट चैनल।
और हम बच्चों को यानी आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं आज भी। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि हम कह रहे हैं दौर बड़ा जदीद आ गया है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी से उस टाइम तो हम हैरान हो जाते थे कि अच्छा कोई आसमान पे कैसे उड़ रहा है, कोई गायब कैसे हो गया है, ये सब चीज़ है असल में, और इस नाम से हम लेके आ रहे हैं। बट दैट वाज आई मीन अ फेक स्टेटमेंट, ऐसी बात कोई भी नहीं थी, क्योंकि ऐनक वाला जिन 2 तो पीटीवी ने खुद बनाया था, जिसका मैं डायरेक्टर था भाई। अब उसके बाद आजकल जो एक सोशल मीडिया पे एक खबरें चल रही हैं कि एक नया सीज़न बन रहा है ऐनक वाला जिन का, तो वो बनेगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। उससे पहले ऐनक वाला जिन जो 2 था उसको रीलॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, यानी फिर से दिखाया जा रहा है लोगों को, ताकि वो एक मेमोरी जो है वो फ्रेश हो, उसको बिल्ड किया जाए दोबारा से। तो हामून जादूगर हमें उसमें भी नजर आ रही हैं? उसमें भी हैं बिल्कुल, वो पहले ही एपिसोड से ये वहाँ पे है। जबरदस्त। अच्छा, इस बात को ज़रा मैं जी पहुँचाऊँ आखिर तक। मेरी अभी मतलब वहाँ पे बात हुई है इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में, डायरेक्टर प्रोग्राम से भी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप ऐनक वाला जिन 3 लिखें, ठीक है, हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। यानी जब ऐनक वाला जिन 2 ख़त्म होगा तो उस वक्त तक ऐनक वाला जिन 3 की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। चलिए जी, बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि अब ऐनक वाला जिन 2 और 3 उनका इंतज़ार कर रहा है। मैं कह रही थी कि जी बहुत अरसा हो गया है कि बच्चों के लिए कोई ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं है। सो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ड्रामे हैं। मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये ड्रामे बच्चों को दिखाने चाहिए। इनके मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, किस तरह आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है, किस तरह आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक सबक जो है इन ड्रामों से हमें मिलता है। और ऐनक वाला जिन 3 में ख़ास बात ये है कि मैं उसमें एज ए राइटर भी हूँगा। अच्छा, ग्रेट। वो लिखूंगा मैं, और बिल्कुल जदीद स्टाइल में आजकल के बच्चों के लिए। हाँ। वो बच्चे जो हैरी पॉटर देखते हैं, जो गेम्स ऑफ थ्रोन देखते हैं, उनके एंगल से मैंने इस ड्रामे को लिखना है। और जो मेटा वर्ल्ड में रहते हैं तो इट विल बी कम्प्लीटली अ न्यू वर्जन ऑफ दैट। बिल्कुल। ओनली वन ऑप्शन विल बी देयर कि ये आदमी वहाँ पुराना होगा, ये नया नहीं होगा। और आप भी सर, आप भी सारे हामून जादूगर के वही होंगे कि चेंज हो गए कुछ? ये तो डायरेक्टर पे राइटर पे डिपेंड करता है जी कि वो हामून जादूगर बनाते हैं या पतलून जादूगर। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि वो ठीक है, वो ड्रामे के डायलॉग्स वगैरह ये मंत्र कैसे लिख लेते हैं और ये कैसे पढ़ लेते हैं? मंत्र कौन लिखता है? मैं बताता हूँ मंत्र का क्या किस्सा है। हाँ। शुरू में जब ये कैरेक्टर डेवलप हुए ना, हमीद साहब ने करके भेजे, तो वो एक लाइन लिखते थे, अंतर मंत्र कली कलंदर, बस। उसके बाद हम सब सारी जो टीम थी ना, वो मिलके इस पर वर्कआउट करते थे। तो ख़ास तौर पे इसका जहन जो है ना बड़ा फर्टाइल है इस मामले में। अच्छा। लगता है पिछले जन्म में एक जादूगर रहा। तो इसको लाइन में बताता था, यार इस पे एक मंत्र डेवलप करो, और अगले दिन ये मंत्र लेके हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती है। हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, जकूटा आ जाता है, कमानी आ जाती, मंत्र नहीं होता था। अच्छा। तो वो फिर वो जो मेरी बुराई थी ना तेज बोलने वाली, वो उल्टे सीधे लफ्ज जोड़ के तो मैं ऐसा मंत्र लगता था कि जेन्युइन लगता था। नहीं होता था। नहीं स्क्रिप्ट नहीं, वो लिखते थे कि हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है कि यहाँ पर, और वो मंत्र आपको उस वो फिर मैं खुद ही बनाता था। अरे वाह, चौ चौ ची 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 गंडेरियां खा गया जी छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की कुमड़ केरियां कौन है उनमें जूठा, जहां कहीं भी है तो आ जाओ जकूटा आ जा। अच्छा, बच्चे समझते कि जेन्युइन है, ये तो को काफ की जबान है, ये बिल्कुल वो जेन्युइन लगे, इसीलिए वो हिट भी हो गए। बहुत जबरदस्त। और बच्चे ना वो चीजें फॉलो भी करने लग गए। अभी भी लोग इस कैरेक्टर को यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ड्रामा। सो उसी तरह का, उसी लेवल का और ड्रामा हमें दोबारा देखने को मिलेगा कि कुछ चेंजेस भी उसमें? इंशाल्लाह उसमें बहुत चेंजेस होंगी। जो ऐनक वाला जिन 3 होगा ना, वो एक एंटायरली मॉडर्न वर्जन होगा ऐनक वाला जिन 2 का और 1 का। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी उस टाइम की अब की बहुत सारी उस वक्त तो सिर्फ क्रोमा था जी, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी, अब तो हैरी पॉटर को मात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम मेटा में जाएंगे, मेटा वर्ल्ड में जाएंगे और वहाँ पे जाके जन्नत से मुलाकात करेंगे। ऐसे थोड़ी कि हमको पुराने ज़माने में चले जाएंगे, पुराने ज़माने में जाएंगे तो मैटर वर्ड के जरिए जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर इस ड्रामे का हिस्सा रहे, बड़े नाम रहे, जो आज हम में नहीं है। सो उनकी अदाकारी के बारे में आपने तो साथ काम किया, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट ऐसे लोग नहीं दोबारा आने वाले हैं। उसमें देखिए जी, वो मैंने ये इहतमाम किया, इसको भी बड़ी मुश्किल से मैं खींच के लाया था। मैं सब लोगों को खींच के लाया और नए लोगों को कास्ट किया, ये सोचकर कि इस ड्रामे में आगे चलना है दूर तक। और फिर ये कि अगर कोई पुराना एक्टर ऐनक वाला जिन बनेगा या कोई पुराना एक्टर बिल बतौड़ी बनेगी, पुरानी एक्ट्रेस,
तो वो कहेंगे जी ये एक्टर जब एंटर होता है ना कमरे में तो हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या कैपेसिटी है। ग्रेट, राइट। तो इसी तरह मैंने अपने उसी एक सेंस के ज़रिए इन लोगों को कास्ट किया। अब नस्तूर जिन मेरे पास सिंगर बनने आया था। हाँ। मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ारूक बशीर साहब ने कहा इससे गाना करा लो। मैंने इसको देखा, लंबा सा कद, खूबसूरत आदमी। मैं कहा यार छोड़ो, गाना वाना छोड़ो, अच्छा। तुम जिन बन जाओ। इसको मैंने रास्ते में सीढ़ियों में से पकड़ा, पीटीवी से, ये बाहर जा रहा था। हाँ। मैं आ रहा था, मैंने कहा इधर आओ, तुम तो मेरे जादूगर हो। वो कहना जी नहीं मैं नहीं कर सकता, घबरा गया। बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल मैंने इनकार कर दिया। मैं कहा सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं कहा नहीं, यू आर हामून जादूगर एंड यू विल डू इट। ग्रेट, क्या खूबसूरत लम्हात थे जी, कबूलियत का वक्त था वो वाला। हाँ। जो मैं कहता हूँ इसी तरह बिल बतौड़ी के साथ हुआ। सही, बिल बतौड़ी छोटे छोटे रोल करती थी, यूं गुजर रही थी। मैंने कहा यार पकड़ो इसको, ये मेरी बिल बतौड़ी है। सर उस वक्त बिल बतौड़ी बनने को तैयार कोई लड़की नहीं थी। हाँ। वो घर से ना हीरोइन बननी चली थी, हम परियां बनेंगी, ये दरवेश नहीं बेचारी बैठी होती। तो फीस साहब कहते हैं यार, लेकिन आप यकीन माने कि ऐसा नाम बनाया इन कैरेक्टर्स ने कि हमेशा जिंदा रहने वाला ये नाम है। चाहे ये लोग आज इस जहाने फानी से कूच कर गए लेकिन हमेशा अपना नाम छोड़ गए हैं। हमारे सामने हम आज भी देख रहे हैं, आज टीवी स्क्रीन पर भी देख के इनको वही खुशी। बताइएगा किस तरह ये तमाम काम करते थे। रिकॉर्डिंग वाला इसमें हम 5 दिन रिकॉर्डिंग पे लगाते थे। अच्छा, 2 दिन इंडोर, 2 दिन आउटडोर, 1 दिन एडिटिंग, 1 दिन मिक्सिंग। और क्रोमे का एक छोटा सा इफेक्ट बनाने के लिए 30 सेकंड का पूरी शिफ्ट लगती थी, बाजू का 6 घंटे 8 घंटे। आजकल तो यूं क्रोमा लगाएं और काम करें और चले जाएं, और कंप्यूटर में डालें, बटन दबाएं, आप क्रोमा हो गया आपका। वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। एक पैनल था, उसके एक क्रोमा की होती थी, एक ल्यूमिनस की होती थी। और फिर लाइटिंग डायरेक्टर का कमाल होता था कि वो पिछले सेट को, और फिर हम ग्रीन यूज़ नहीं करते थे, ब्लू यूज़ करते थे। ऐसे ही है। और पूरे ब्लू को इवन लाइट करके, फिर एक्टर की अलग लाइट करके, और जो सीन पीछे रन करना है वो पहले शूट करके लाते थे हम, मैच करके कि हमने कहाँ से कहाँ तक उड़ाना है, और फिर उस सीन को चलाना वहीं पे और वहीं पे क्रोमा करना एट दी स्पॉट। जबरदस्त जबरदस्त। और कैरेक्टर्स की लाइटिंग जो है वो बैकग्राउंड सीन के साथ मैच करनी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं समझ सकती हूँ आप जिस तरह से चीज़ें बता रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है और मेरे ख्याल से आप जैसे बड़े लोग ही ये काम कर सकते हैं, आम बंदा नहीं ये काम कर सकता। अच्छा जी, हमारे पास चूंकि वक्त की माजरत के साथ हमेशा कमी रहती है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्योंकि आप शायर भी हैं माशाल्लाह से, बुक्स भी आपने लिखी हैं, बच्चों के लिए भी किताबें लिख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में आज आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ जी ज़रूर। उर्दू की और चंद शेर पंजाबी के। जी। कमाले सत तख़य्युल से वफ़ाक़े पर बनाता हूँ, कमाले सत तख़य्युल से वफ़ाक़े पर बनाता हूँ, मकाने शायरी में रोशनी के दर बनाता हूँ। लोग फिरते हैं दुकाने आश की, दुकाने इश्क पर उनके लिए मैं सर बनाता हूँ। सराबे ज़िंदगी में सर बुरीदा लोग फिरते हैं, दुकाने इश्क पर उनके लिए मैं सर बनाता हूँ। और जो मेरे खैर के मंज़र में अपना शर मिलाते हैं, जो मेरे खैर के मंज़र में अपना शर मिलाते हैं, मैं उनके सामने फिर खैर का मंज़र बनाता हूँ। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। जो सोने के महल में बैठकर लोगों पे हंसते हैं, उन्हीं के वास्ते में आगही का दर बनाता हूँ। जबरदस्त। जो सोने के महल में बैठकर लोगों पे हंसते हैं, कर सकते हैं। उन्हीं के वास्ते में आगही का डर बनाता हूँ। और दरीचे रोशनी के और हवा के रुख पे हूँ ताहिर, दरीचे रोशनी के और हवा के रुख पे हूँ ताहिर, मैं बच्चों के लिए कुछ इस तरह के घर बनाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत। इसमें भी बच्चों का जिक्र है कि बच्चों के ये खूबसूरत। मैं आपसे जानना चाहूँगी सी पाशा साहब, कभी गुस्सा नहीं लगा के फैमिली में या बाहर कहीं आते जाते लोग कह रहे हैं हामून जादूगर, हामून जादूगर, तंग नहीं आए? नहीं, तंग मैं नहीं आता था, मेरी बेगम आती थी। अगर मेरे साथ वो जा रही है और किसी ने पहचान लिया कि ये हामून जादूगर है, तो आएंगे, बड़ी खुशी से मिलेंगे, और बेगम साथ होते कि नहीं ये बिल बतौड़ी की। मुझे नहीं, उसको गुस्सा आता था कि खुदादियों बंदियों वो बहना, वो कहती थी, फिर थोड़ा फासला रख के हम चलते थे कि ताकि वो ये ना कहे कि जी ये बिल बतौड़ी है, बल्कि ज़कोटा मैं नाराज होता था। अक्सर मिलते थे ना, जिस तरह
है, आपकी बहन का क्या हाल है? तो मैं शुरू में ऑफिसर नाराज होता था कि यार एक मुकद्दस रिश्ता है बहन का, आप मुझसे पूछते हैं तुम्हारी बहन का की हाल है। छोटा जी ने क्या पाशा साहब गर्मी ना खाया करो, गुस्से वाली बात गुस्सा ना खाया करो, बिल बतौड़ी का पूछ दे। अच्छा, हम लोग इतने इमोशनल होते हैं कि हम उन कैरेक्टर्स को जैसे टीवी पे देखते हैं ना, हम समझ लेते हैं कि भाई बस ये ऐसा ही है, ये इंसान की अपनी जिंदगी तो कोई है नहीं। ये फनकार के लिए बड़ी इज्जत है। देखें आज तक मोमो जो है उसका असल नाम किसी को नहीं पता, जॉन रैम्बो का असल नाम किसी को नहीं पता, अपना सोहेल अहमद साहब कहते हैं मुझे जीजी कहो। इसी तरह आपका टर्मिनेटर 1 2 3 4 5 6 आ रही है, एक आपको सोना चांदी को जो नाम मिल गया, असल नाम बेशक ना हो, करेक्टर के साथ जो आर्टिस्ट की पहचान होती है वो अल्लाह का खास और वही आपकी पहचान हमेशा ही जिंदा रहती है। वही नाम है। हमने एक जादू तो सुनना ही सुनना और फिर यहाँ से गायब भी होना है, लेकिन मैं चाहूंगी आप जरूर हमें कोई मैसेज भी दे, कोई सजेशन भी दे, और वो जो ड्रामे के रिवाइवल की मैंने बात की कैसे हो सकती है? ऐसा है अना कि ड्रामा जो है वो वाला जो मैं सोच रहा हूँ और मुझे उन्होंने कहा है कि आप लिखें, पीटीवी वालों ने, वो बिल्कुल एक नए एंगल से लिखा हुआ एनाकोला जीन होगा जो कि आजकल के बच्चों के लिए होगा। ज़बरदस्त। मैंने बच्चों के लिए काम करने को कंटिन्यू किया है। जब मैंने एनाकोला जीन एंड किया था तो मैंने दिल से वादा किया था कि मैं बच्चों के लिए काम करता रहूँगा। फिर मैंने 2 किया, फिर मैंने जो नावल लिखा है मंजिल मंजिल बच्चों के लिए, UMT प्रेस ने छापा है, उसको पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड ने बेस्ट नावल का अवार्ड दिया है। तो ये भी चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को वो नावल ख़रीदें और पढ़ें जी। इसके अलावा पंजाबी चंद शेरों का मैंने वादा किया था आपसे, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नींदर दे विच, सुनिएगा ज़रा, नींदर दे विच उठ उठ राती तेरे घर वल जावां। अच्छा, क्या आइडिया है? बहुत अच्छा। नींदर दे विच उठ उठ राती तेरे घर वल जावां, लोकी कहंदे मेरे सिर ते परियां दा परछावां है। वो खुशबू सी उन्होंने लै गए तेज़ हवा दे बुले, ते घर दी कंध विच उग्या बूटा अड अड रह गया बावां। वाह वाह वाह। ते रोंदियां रोंदियां ओदे अथरू मेरी अख तक आए, रोंदे रोंदे ओदे अथरू मेरी अख तक आए। लो जी मैंने शेर भूल गया। उच्ची थां दे बदल आके बसे नीवियां थावां। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। ते लड़दा भिड़दा रहिंदा सां, प्यो बनिया ते सुझा, लड़दा भिड़दा रहिंदा सां, प्यो बनिया ते सुझा, प्यो ते निक्का रबे ताहिर ते मावां ठंडियां छावां। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त। सर आपका वो बड़ा जबरदस्त है, वो आंख उठाए तो पलट दे हुकूमत और कहता है मैं सियासत नहीं करता, एक वक्त में एक शख्स से करता हूँ मोहब्बत, उस वक्त अमानत में खयानत नहीं करता। सर ये जबरदस्त, एक वक्त में एक शख्स से करता हूँ मोहब्बत, उस वक्त अमानत में खयानत। कमाल है सर। वो आंख उठाए तो उलट जाए हुकूमत, कहता है कि मैं कोई सियासत नहीं करता। सर ये सियासत के लिए बेहतरीन है सर। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत जबरदस्त शो रहा हमारा, मुझे बहुत। लेकिन बच्चों के लिए जो आपने बहुत जबरदस्त मैसेज दे दिया, आप उसका इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह जैसे ड्रामा आएगा हम आपको दोबारा मदऊ भी करेंगे। अब मैं चाहती हूँ आप एक जादू करें और हम गायब हो जाए ब्रेक की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज जी जी बच्चों के माँ बाप के लिए, कि आप बच्चों के लिए चाहे लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, मगर असल जो चीज़ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो अपना वक्त है। बच्चों को वक्त ज़रूर दें, उनकी तरबियत करें। तालीम तो वो स्कूल से भी हासिल कर लेते हैं, मदरसों से भी हासिल कर लेते हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, बट प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। ये मेरा मैसेज है और इसे आप ज़रूर, इसको अगर आप दोहरा सकें तो दोहरा दीजिए। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये। हम जो देख रहे हैं ना, एक सोशल मीडिया, मोबाइल का दौर, घर में बैठे आप बच्चों को फ़ोन करके बुला रहे हैं कि जी बाहर खाने के लिए आ जाएं, ये चीज़ें हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दें, तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स का टाइम प्रॉपर बच्चों को अगर मिल जाए ना तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप अपने बच्चे को जान भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं और उसकी एक एक चीज़ आप समझ लेते हैं। ये सिर्फ वक्त है जो आपने अपने बच्चों को देना है और वो आपके करीब हो जाएंगे, कोई बीच में गैप नहीं रहेगा। बहुत ज़बरदस्त आपका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए।
जादू कर दें और हम गायब हो जाएं। गायब हो गए। हम तो गायब हो जाए, आपको गायब करने को दिल नहीं करता। घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच्छ कुमा सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, चुड़ैल गाय काबू, चुड़ैल को करना काबू नहीं है कोई है, सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, चुड़ैल को करना काबू नहीं है कोई है, कर दे हमें गायब, कर दे हमें गायब। बहुत ही जबरदस्त। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।